अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स अबाउट सेपरेशन टेक्निक, और सेपरेशन टेक्निक में हम लोग क्रोमेटोग्राफी को डिस्कस कर रहे हैं। क्रोमेटोग्राफी में आज हम लोग दो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज को डिस्कस करने वाले हैं। इट्स अबाउट प्लेट थ्योरी एंड रेट थ्योरी, एंड रेट थ्योरी इज एक्सप्लेन्ड बाय वॉन डिम्टर इक्वेशन। इसके अलावा आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्रोमेटोग्राम से रिलेटेड कुछ टर्म्स, और उन टर्म्स को एक्सप्लेन करना, उनकी डेफिनेशन, उनके फॉर्मूले, उनके मेथड, इन सब को। और एट द एंड ऑफ द लेक्चर हम लोग कुछ शॉर्ट क्वेश्चन और कुछ एमसीक्यूज को भी डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे साथ रहें लेक्चर में, और चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अगले लेक्चर मिलते रहें। तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्लेट थ्योरी, वॉन डिम्टर इक्वेशन, इट्स अबाउट रेट थ्योरी। इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं इस इक्वेशन के, रेजोल्यूशन क्या चीज़ है, एफिशिएंसी क्या चीज़ है, और वॉन डिम्टर इक्वेशन के साथ ये दोनों कैसे रिलेटेड है, हम लोग इनको डिस्कस करेंगे। क्रोमेटोग्राम और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। प्लेट थ्योरी सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका इंट्रोडक्शन है 1950s में मार्टिन एंड सेंज ने ये मॉडल डेवलप किया था, और सेपरेशन ऑफ सॉल्यूट्स इन क्रोमेटोग्राफिक कॉलम ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। ही वाज एक्चुअली एक्सप्लेनिंग दैट द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लाइक मॉडल फॉर द क्रोमेटोग्राफी। वो कहते हैं एक्चुअली जैसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आप करते हैं, पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आपने बहुत दफ़ा पढ़ी है, सुनी है, कि आप जब पेट्रोलियम के वेपर्स को इंट्रोड्यूस करवाते हैं टॉरम इस पूरे टावर के अंदर, तो डिफरेंट फ्रैक्शंस डिफरेंट पोजीशंस पर डिफरेंट टेम्परेचर की वजह से अलग अलग होती जाती हैं। वो कहते हैं एग्जैक्टली जब हम लोग कोई क्रोमेटोग्राफिक कॉलम लेते हैं तो उसके अंदर कुछ प्लेट्स एग्जिस्ट करती हैं। वो थ्योरेटिकली हम लोग एज्यूम करते हैं कि हम पूरे कॉलम की लेंथ को एज्यूम करके, पूरे कॉलम की लेंथ को लेकर उन थ्योरेटिकल प्लेट्स को एज्यूम कर लेते हैं डिपेंडिंग अपॉन द पार्टिकल साइज, जस्ट लाइक दैट ऑफ द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। जैसे कॉलम के अंदर डिफरेंट फ्रैक्शंस को अलग अलग करने के लिए डिफरेंट सेगमेंट्स बने हैं, एग्जैक्टली वैसे ही हम लोग एक क्रोमेटोग्राफिक कॉलम के अंदर डिफरेंट प्लेट्स को फाइंड आउट कर लेते हैं, या डिटरमिन कर लेते हैं, या एज्यूम कर लेते हैं, उनको थ्योरेटिकल प्लेट्स का नाम देते हैं। और हम एज्यूम करते हैं कि वो थ्योरेटिकल प्लेट्स, हर एक थ्योरेटिकल प्लेट्स जो है वो एक सेपरेशन मीडियम के तौर पर काम करती है फॉर द टू कंपोनेंट्स, और फॉर द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर टू सेपरेट आउट। They treated a chromatographic column as if it were made up of a series of contiguous distillation plates within which equilibrium conditions always prevail. He says that कि हर कॉलम के अंदर जिस तरह फ्रैक्शनेटिंग टावर में डिफरेंट फ्रैक्शंस एक खास पोजीशंस पर अलग अलग होती हैं, सेपरेट आउट होती हैं, एग्जैक्टली इन द सेम मैनर क्रोमेटोग्राफिक कॉलम के अंदर कॉन्टिग्यूअस डिस्टिलेशन प्लेट्स एग्जिस्ट करती हैं। और ये जो प्लेट्स हैं, हर एक प्लेट के अंदर स्टेशनरी फेज, मोबाइल फेज के दरमियान कंपोनेंट्स एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हैं। मतलब अमाउंट ऑफ कंपोनेंट इन स्टेशनरी फेज एंड अमाउंट ऑफ कंपोनेंट इन मोबाइल फेज विल बी इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। द प्लेट मॉडल अकाउंट्स फॉर द गॉसियन शेप ऑफ द क्रोमेटोग्राफिक कॉलम। क्रोमेटोग्राफिक कॉलम की जो ये शेप बनती है क्रोमेटोग्राम की, दैट इज गॉसियन शेप, तो वो इन प्लेट्स काउंट की वजह से बनती है। द प्लेट्स मॉडल, जो प्लेट मॉडल है वो गॉसियन शेप को जन्म देता है, कि गॉसियन शेप्स एग्जिस्ट करती है क्रोमेटोग्राफिक पीक्स की। मतलब क्रोमेटोग्राफिक पीक्स इस तरह की बनती हैं, जस्ट लाइक दैट ऑफ अ माउंटेन। इट डज नॉट अकाउंट फॉर द पीक ब्रॉडनिंग। मतलब इसका कॉलम का या प्लेट थ्योरी का पीक ब्रॉडनिंग के साथ कोई रिलेशन नहीं है। At each plate, a separation equilibrium of analyte between stationary and mobile phase, हमने ऊपर भी बोला है ये हमेशा इक्विलिब्रियम कंडीशंस में काम करता है। तो मतलब हर प्लेट के अंदर हम लोग एज्यूम ये करेंगे कि सोल्यूट इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन मोबाइल फेज एंड स्टेशनरी फेज, एंड इट इज इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर।
प्लेट थ्योरी में ये तीन कंपोनेंट्स हैं. प्लेट हाइट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द कॉलम ओवर नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स which we have assumed in that column. H stands for plate height and it is also called as height equivalent to theoretical plates. HETP से भी इसको डिनोट करते हैं. N is the plate number or number of theoretical plates. L is the length of the column packing. So actually length of the column packing when divided with that of the number of theoretical plates in the column, you would get the plate heights. The HETP is the theoretical link between the plate theory and rate theory. Actually rate of the chromatography को ये height of the column ये मेजर करता है. मतलब height of the plate जितनी ज़्यादा होती जाएगी सेपरेशन या रेट बढ़ता चला जाएगा. height of the plates जितनी कम करते जाएंगे rate of the chromatography डिक्रीज करते चला जाएगा. According to the plate theory, the efficiency of chromatographic column increases when, मतलब आप chromatographic column की efficiency को बढ़ा लेते हैं, increase कर लेते हैं. कैसे? या तो number of theoretical plates को बढ़ा लें या plate height को कम कर लें. मतलब ये दो ही मेथड हैं according to this plate theory कि आप कॉलम की efficiency को बढ़ा सकते हैं using n greater value of n. आप कॉलम ऐसा लें जिसमें नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स ज़्यादा से ज़्यादा है. या सेकंड वन आप क्या करें, प्लेट हाइट को कम से कम करते चले जाएं, आपके कॉलम की एफिशिएंसी इंक्रीज होती जाएगी. और एफिशिएंसी का डेफिनेटली मतलब क्या है, द एबिलिटी ऑफ अ कॉलम टू सेपरेट द टू सब्सटेंसेस, वो ज़्यादा से ज़्यादा बेटर होती जाएगी नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स बढ़ाने से और प्लेट हाइट्स को कम करने से. एक्सपेरिमेंटल इवेल्युएशन ऑफ H and N. N can be evaluated from two terms. ये दो टाइम है, रिटेंशन टाइम और विड्थ ऑफ द पीक. ये बेसलाइन विड्थ ऑफ द पीक, W बेसलाइन विड्थ ऑफ द पीक देता है. TR रिटेंशन टाइम है कंपोनेंट का. टू ऑब्टेन H, द लेंथ ऑफ द कॉलम पैकिंग L मस्ट ऑल्सो बी नोन. कॉलम पैकिंग की लेंथ पता होगी तब हम लोग फाइंड आउट कर सकेंगे. H की वैल्यू क्या है वो हम लोग ऊपर फॉर्मूले में भी देख कर आए हैं. ये L ओवर N के इक्वल है, तो अगर L पता होगा तो हम लोग H फाइंड आउट कर सकते हैं. Another method for approximating N is to determine W.5. W.5 क्या है? It is the width of the peak at half of its maximum height. ये मैंने लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था कि आप पीक, टोटल पीक हाइट ले लें, उस पीक हाइट को 0.5 से मल्टीप्लाई करें, तो जो आंसर आता है उतनी हाइट पर जो विड्थ फाइंड करते हैं आप पीक की, दैट विल बी कॉल्ड एज W.5. द प्लेट काउंट इज देन गिवन बाय, ये फॉर्मूला है नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स का, 5.54 रिटेंशन टाइम ओवर W.5 होल स्क्वायर. या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 16 रिटेंशन टाइम ओवर बेसलाइन विड्थ ऑफ द पीक. यानी बेसलाइन के ऊपर टोटल पीक की विड्थ ले लें और इसका स्क्वायर लें तो नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं. द प्लेट काउंट N एंड द प्लेट हाइट H आर वाइडली यूज्ड इन द लिटरेचर बाय द इंस्ट्रूमेंट मैन्युफैक्चरर्स. मतलब आप जब कॉलम खरीदते हैं तो कॉलम के ऊपर नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स एंड प्लेट हाइट मेंशन्ड होती हैं ताकि हम लोग कॉलम की एफिशिएंसी का अंदाज़ा लगा सकें. तो कॉलम मैन्युफैक्चरर्स एंड इंस्ट्रूमेंट मैन्युफैक्चरर्स इनको प्लेट हाइट्स और प्लेट काउंट को एज अ फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ कॉलम एफिशिएंसी कंसीडर करते हैं. रेट थ्योरी क्या चीज है? इट्स वॉन डिम्टर इक्वेशन. एक्चुअली रेट थ्योरी को वॉन डिम्टर इक्वेशन एक्सप्लेन करती है और इट इज द फॉर्म ऑफ वॉन डिम्टर इक्वेशन फॉर पैक्ड कॉलम. पैक्ड कॉलम के लिए हम लोग जब इसको लिखें तो हाइट ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स एक्चुअली बिकम्स इक्वल टू A एक टर्म, B ओवर म्यू, म्यू हम लोग लेते हैं फ्लो रेट को, और B दूसरी टर्म है, C इंटू फ्लो रेट, C एक तीसरी टर्म है. ये तीनों टर्म्स क्या हैं हम लोग इनको एक्सप्लेन करने वाले हैं. इक्वेशन हमें कंट्रीब्यूशन ऑफ 3 सोर्सेज टू द प्लेट हाइट्स एक्सप्लेन करती है. यानी 3 सोर्सेज प्लेट हाइट्स को डिटरमिन करते हैं. रिकॉल दैट वी वांट मिनिमम वैल्यू ऑफ H इन ऑर्डर टू अचीव मैक्सिमम एफिशिएंसी. हम पीछे कहकर आए हैं H की वैल्यू जितनी कम होगी एफिशिएंसी बढ़ेगी.
इसका मतलब है ये तीनों फैक्टर अगर बढ़ते हैं, ए बी और सी, ये तीनों फैक्टर बढ़ते हैं तो एच बढ़ेगा। एच बढ़ेगा तो डेफिनेटली एफिशिएंसी कम होती जाएगी। तो हमें एक्सप्लेन करना है ये तीनों फैक्टर्स हैं क्या। ए इज कॉल्ड एज कोफिशिएंट ऑफ मल्टीपाथ इफेक्ट, हम फाइंड करेंगे ये मल्टीपाथ इफेक्ट क्या चीज है। बी इज अ कोफिशिएंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल डिफ्यूजन, और सी इज टेकन टू बी अ कोफिशिएंट ऑफ मास ट्रांसफर। म्यू को हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं, इट इज कॉल्ड एज एवरेज लीनियर वेलोसिटी और फ्लो रेट ऑफ द मोबाइल फेज थ्रू द कॉलम। कॉलम में से मोबाइल फेज कितने फ्लो रेट से मूव कर रहा है, दैट विल बी कॉल्ड एज म्यू। पहला फैक्टर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, द मल्टीपाथ टर्म ए। ये एक्चुअली क्या चीज है, जरा यहां से समझें। ये सपोज करें एक कॉलम है, और कॉलम के अंदर जो पैकिंग आपने की हुई है, पैकिंग मटेरियल जेन में रखना है आपने, हम लोग पैक्ड कॉलम की बात कर रहे हैं। पूरा कॉलम पाइप जो है वो भरा हुआ है, सपोज करें ग्लास पाइप है, वो भरा हुआ है पैकिंग मटेरियल से। अब पैकिंग मटेरियल जो है उसके पार्टिकल का साइज यूनिफॉर्म नहीं है। अगर पार्टिकल का साइज यूनिफॉर्म नहीं है तो सपोज करें ऊपर से ये मोबाइल फेज के या कंपोनेंट के दो मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं। एक मॉलिक्यूल को लेस पार्टिकल साइज ऑफ द स्टेशनरी फेज अवेलेबल होता है तो वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करता है, लेटर डिफ्यूज करेगा, लेटर मूव करेगा, लेटर एल्यूट करेगा। दूसरे मॉलिक्यूल को लकीली जो उसके सामने पार्टिकल्स आए वो लार्जर साइज के पार्टिकल आए और वो सीधा मूव कर रहे हैं। अब इससे होगा क्या, सेम कंपोनेंट का एक मॉलिक्यूल डिटेक्टर तक पहले पहुंच जाएगा, दूसरा मॉलिक्यूल लेट पहुंचेगा। तो जब डिटेक्टर तक ये लेट और पहले पहुंचेंगे तो डेफिनेटली जोन ब्रॉडनिंग वुड टेक प्लेस, यानी डिटेक्टर के ऊपर जो डिटेक्शन है वो विद इन अ नैरो टाइम रेंज होता शुरू हो जाएगी। लाइक एक 5 मिनट के बाद पहुंचा है तो दूसरा 5 मिनट 30 सेकंड के बाद पहुंचा है, तो इट मीन्स के 5 मिनट से 30 सेकंड तक के लिए, पूरे 30 सेकंड तक के लिए वो कंपोनेंट पहुंचते रहेंगे कॉलम से डिटेक्टर पर, और जोन जो है वो ब्रॉडन हो जाएगा, पीक ब्रॉड हो जाएगी आपकी। तो मल्टीपाथ इफेक्ट जितना ज्यादा होगा उतनी पीक्स ब्रॉड बनेगी, और पीक्स ब्रॉड बनेगी तो इसका क्या मतलब होगा कि कॉलम की एफिशिएंसी कम होगी। तो जोन ब्रॉडनिंग अराइजेज इन पार्ट फ्रॉम द multitude of the pathway by which a molecule or ion can find its way through the packed column. The length of the pathways may differ significantly, thus the residence time in the column for the molecules of the same species is also variable. क्योंकि ये वाला जो मल्टीपाथ है, अब ये वाला मॉलिक्यूल जो है ये ज्यादा लॉन्गर डिस्टेंस कवर करता है, ये स्मॉलर डिस्टेंस कवर करता है। किसकी वजह से, इस पाथवे की वजह से। तो सो रेजिडेंस टाइम ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स फॉर द सेम स्पीशीज विल बी डिफरेंट, सो जोन ब्रॉडनिंग अराइज होता है। Solute molecules then reach the end of the column over a time interval which leads to a broadened band. मतलब मॉलिक्यूल जो है ओवर अ टाइम इंटरवल पहुंचते हैं, जैसे हमने बोला कि 5 मिनट से 5.5 मिनट के दरमियान, तो 30 सेकंड तक के लिए मॉलिक्यूल एक ही कंपोनेंट के डिटेक्टर तक जाते रहते हैं और वो ब्रॉडन पीक देते हैं। The effect which is called Azry diffusion is directly proportional to the diameter of the particles making up the column packing. A किसके इक्वल होता है, that is equal to 2 into lambda into dp. dp is the diameter of the particle and lambda is the packing quality of the column. इसका मतलब है पैकिंग क्वालिटी ऑफ द कॉलम, डायमीटर ऑफ द पार्टिकल्स, ये दोनों डिटरमिन करेंगे कि ए की वैल्यू या मल्टीपाथ टर्म कितनी होगी। डायमीटर ऑफ द पार्टिकल जितना ज्यादा होता जाएगा ए बढ़ता जाएगा, और पैकिंग क्वालिटी जितनी ज्यादा होती जाएगी, लैम्डा जितना ज्यादा होता चला जाएगा, ए की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो सो डायमीटर ऑफ द पार्टिकल फॉर द पैकिंग मटेरियल को कंट्रोल करके हम लोग मल्टीपाथ टर्म को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी टर्म है दैट इज कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूडनल डिफ्यूजन। अब यहां से समझें जरा, सपोज करें ये कंपोनेंट मूव कर रहा है, ये उसका सेंट्रल पॉइंट है, तो कंपोनेंट मोबाइल फेज के साथ मूव करते करते अपने आप को डिफ्यूज भी करता है स्टेशनरी फेज में, फ्रंट साइड पर और बैक साइड पर, जहां से जा रहा होता है उस साइड पर भी, और आगे फ्रंट साइड पर जिस तरफ मूव कर रहा होता है उस साइड पर भी वो अपने आप को डिफ्यूज भी कर रहा होता है। तो सो वो डिफरेंट लेंथ ऑफ
पाथ में डिफ्यूज कर जाता है। दिस इज कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूडनल डिफ्यूजन, यानी अलोंग द कॉलम लेंथ ये डिफ्यूजन होती है। तो सो ये वाले कंपोनेंट जो आगे डिफ्यूज कर गए ये डिटेक्टर तक पहले पहुंचेंगे, ये कंपोनेंट जो पीछे डिफ्यूज कर गए हुए हैं ये बाद में पहुंचेंगे। तो इस तरह जो आपकी पीक है वो ब्रॉडेंड होती जाएगी, तो उसकी शार्पनेस कम हो जाएगी। लॉन्गिट्यूडनल डिफ्यूजन इज in column chromatography is a band broadening process in which solute diffuses from the concentrated center of a zone to a more dilute regions ahead and behind the zone center। जहां वो होता है कंपोनेंट उससे आगे और उससे पीछे अब लेस कॉन्सेंट्रेशन की तरफ वो डिफ्यूज करना शुरू कर देता है। The contribution of longitudinal diffusion is seen to be inversely proportional to the mobile phase velocity। मोबाइल फेज वेलोसिटी जितनी कम होगी ये डिफ्यूजन ज्यादा होगा, मोबाइल फेज वेलोसिटी जितनी ज्यादा होती जाएगी ये डिफ्यूजन कम होगा। सो लॉन्गिट्यूडनल डिफ्यूजन मोबाइल फेज वेलोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये पॉइंट याद रखना है एमसीक्यूज के लिए भी। B इज इक्वल टू 2 इंटू गैमा DM। DM स्टैंड्स फॉर मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन एबिलिटी। The term is directly proportional to the diffusion coefficient of the mobile phase। mobile phase का diffusion coefficient है DM। and obstruction factor gamma। obstruction factor का क्या मतलब कि वो जिस स्टेशनरी फेज से आपका मोबाइल फेज पास आउट कर रहा है और कंपोनेंट पास आउट कर रहे हैं वो कितना ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है उनके फ्लो को, तो ऑब्स्ट्रक्शन फैक्टर भी उसमें काउंट होगा। मैस ट्रांसफर कॉफिशिएंट, ये तीसरा कॉफिशिएंट है जिसको हमने C का नाम दिया था। The need for the two mass transfer coefficients CS and CM arises because the equilibrium between the mobile and stationary phase is established so slowly that a chromatographic column always operates under non-equilibrium condition। अब हम लोग बात कर रहे थे कि हर थोरेटिकल प्लेट के ऊपर इक्विलिब्रियम मेंटेन होना चाहिए, लेकिन जितना रैपिडली कंपोनेंट मूव कर रहा होता है कॉलम में से उतना रैपिडली इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं हो पाता। तो सो हम लोग मैस ट्रांसफर को हमेशा कंक्लूड करते हैं। तो मैस ट्रांसफर फॉर द स्टेशनरी फेज, CS इज द कॉन्सेंट्रेशन इन द स्टेशनरी फेज, CM इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द कंपोनेंट इन मोबाइल फेज। और C किसके इक्वल होता है 1/6 dP। ये हम क्या कर आए हैं डायमीटर ऑफ द पार्टिकल का स्क्वायर ओवर DM, इट इज डिफ्यूजन कोफिशिएंट। तो ये इसके इक्वल मैस ट्रांसफर निकलती है, C की वैल्यू निकलती है। तो C की वैल्यू DM जितना कम होगा बढ़ेगी, DM बढ़ने से कम होगी। डायमीटर ऑफ द पार्टिकल साइज जितना बढ़ता जाएगा C की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। तो ये तीसरा कंपोनेंट। कंट्रीब्यूशन टू प्लेट हाइट, मोबाइल फेज लीनियर वेलोसिटी इस साइड पर लें, इस साइड पर कंट्रीब्यूशन टू प्लेट हाइट्स लें। तो B की वैल्यू जब मोबाइल फेज फ्लो रेट कम होता है तो B ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, जैसे फ्लो रेट बढ़ता जाता है B की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है और एक खास मोबाइल फेज फ्लो रेट के ऊपर B की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, फिर इसमें चेंज नहीं आती। CS की वैल्यू लीनियरली बढ़ती जाती है, जैसे जैसे मोबाइल फेज लीनियर वेलोसिटी बढ़ती है उसकी कंट्रीब्यूशन टू प्लेट हाइट्स इंक्रीज करती चली जाती है। CM पहले बढ़ता है फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका इंक्रीज करने का रेट कम होता जाता है, तो ये भी लगातार इंक्रीज करता है। H की वैल्यू स्टार्ट में क्या होती है फ्लो रेट, मोबाइल फेज लीनियर फ्लो रेट बढ़ने से डिक्रीज करती है, अगेन फिर प्लेट हाइट्स बढ़ना शुरू हो जाती हैं। प्लेट हाइट बढ़ने का क्या मतलब कॉलम एफिशिएंसी कम होना शुरू हो जाती है। तो ये जो मोबाइल फेज फ्लो रेट है इस पॉइंट के ऊपर प्लेट हाइट्स मिनिमम है, इसका मतलब है कॉलम की एफिशिएंसी मिनिमम हो मैक्सिमम होगी एट दिस मिनिमम वैल्यू ऑफ H। तो ये रिलेशनशिप है, एक ऐसे CS CM B प्लेट हाइट्स को कंट्रीब्यूट करता है। इट इज वॉन डिम्टर इक्वेशन फॉर ओपन ट्यूबुलर कॉलम। हमने बोला था ओपन ट्यूबुलर कॉलम ऐसे कॉलम होते हैं जिनमें पाइप की सिर्फ इनर साइड के ऊपर कोटिंग की हुई होती है, उसको मुकम्मल तौर पर भरा हुआ नहीं होता अपने स्टेशनरी फेज के साथ। तो कहता है एट कांस्टेंट प्रेशर
द फ्लो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉलम लेंथ। कॉलम लेंथ जितनी ज्यादा होती जाएगी फ्लो रेट कम होता जाएगा, और एरिया जितना बढ़ता जाएगा फ्लो रेट बढ़ता चला जाएगा। तो एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कॉलम लेंथ के इनवर्सली। जैसे पाइप में से पानी निकलता है तो पाइप का अगर डायमीटर ज्यादा होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया तो ज्यादा पानी फ्लो करेगा, और अगर डायमीटर कम कर दें, लेंथ बढ़ा दें, तो फ्लो कम होता जाएगा। तो एग्जैक्टली वैसे ही है। अब इसमें मल्टीपाथ टर्म नहीं आती क्योंकि कॉलम पैक नहीं है, उसकी सिर्फ सरफेसेस के ऊपर कोटिंग हुई हुई है, तो ए इसमें से निकल जाता है। जस्ट दो फैक्टर बी और सी प्लेट हाइट्स को कंट्रीब्यूट करता है। इट मीन्स फॉर ओपन ट्यूबुलर कॉलम वी कैन गेट increased linear flow rate and or a larger column length। मतलब कॉलम लेंथ बढ़ेगी तो फ्लो रेट कम हो जाएगा। तो दोनों में से एक चीज ही अचीव कर लेते हैं, या तो फ्लो रेट को बढ़ा लें या कॉलम लेंथ को बढ़ा लें। अब दोनों को इकट्ठे इंक्रीज नहीं कर पाते। डिक्रीज प्लेट हाइट विच मीन्स इम्प्रूव्ड बेटर रेजोल्यूशन। हम लोग अगर प्लेट हाइट को कम करते जाएं तो ज्यादा से ज्यादा बेटर इंप्रूव्ड रेजोल्यूशन ऑब्टेन कर लेते हैं। कॉलम रेजोल्यूशन है क्या चीज? अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्रोमेटोग्राम के अंदर जो डिफरेंट फीचर्स हैं वो कैसे वर्क करते हैं, उनको हम कैसे काउंट कर सकते हैं, कैसे फाइंड कर सकते हैं। द मोर इज द पीक रेजोल्यूशन द बेटर द सेपरेशन। पीक रेजोल्यूशन जितनी बेटर, इसका मतलब जाहिर है पीक्स जितनी अलग अलग होंगी उतनी सेपरेशन ज्यादा बेटर हुई है। The resolution RS of a column provide quantitative measure of its ability to separate to analyze. Column resolution is defined as it is the value of column resolution. Retention time for B minus retention time for A. ये हमने पहले भी बोला है कि B is the mostly retained component। जो ज्यादा रिटेन करता है उस component का retention time पहले लिखना है, बाद में A का retention time। और नीचे क्या आ गया? Width, baseline width for component A प्लस baseline width for component B, और इसको मल्टीप्लाई करना है 1/2 से, तो हमारे पास रेजोल्यूशन निकल आया। यहाँ जो W यूज होगा अगर कहीं, इट इज द बेसलाइन विड्थ। तो WA है तो बेसलाइन विड्थ फॉर पीक A और बेसलाइन विड्थ फॉर पीक B। मोर सिमेट्रिक द पीक्स द बेटर इज द efficiency of the column and more better will be the separation। पीक सिमेट्रिक होने का क्या मतलब? एग्जैक्टली सेंट्रल पॉइंट पर पीक आए। अगर यहां से आप एग्जैक्टली एक वर्टिकल ड्रॉ करें, परपेंडिकुलर ड्रॉप करें सेंट्रल पोजीशन से, तो दिस शुड बी इक्वल टू दिस वन। मतलब ये अगर टोटल 4 सिग्मा के इक्वल है, 4 स्मॉल डेल्टा के इक्वल है, तो इधर 2 स्मॉल डेल्टा होना चाहिए, इधर 2 स्मॉल डेल्टा होना चाहिए। इसी तरह एग्जैक्टली ये सेंट्रल पोजीशन है, तो 0.607 h यहां से लेकर हाइट 0.607 h पे हाइट जो है वो 2 सिग्मा के इक्वल हमने निकाली थी। तो इसका मतलब है सेंट्रल पॉइंट से सिग्मा इधर हो, सिग्मा इधर हो, तो ऐसी पीक्स को हम लोग क्या नाम देते हैं? सिमेट्रिक पीक्स। और एसिमेट्रिक पीक्स भी होती हैं, हम लोग आगे डिस्कस करते हैं वो किस वजह से बनती हैं। इफेक्ट ऑफ रिटेंशन एंड सिलेक्टिविटी ऑन द रेजोल्यूशन। अब रेजोल्यूशन पर n की वैल्यू, रिटेंशन फैक्टर की वैल्यू और अल्फा सिलेक्टिविटी की वैल्यू कैसे इफेक्ट करती है इसको। तो RS इज इक्वल टू नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट स्क्वायर रूट ओवर 4, सिलेक्टिविटी -a k डैश ओवर 1 प्लस k डैश। k डैश क्या चीज है? इट इज द एवरेज फॉर रिटेंशन फैक्टर ऑफ A एंड B। ए और बी के रिटेंशन फैक्टर का एवरेज निकाल लें, यानी दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर लें तो k की वैल्यू पुट कर लेंगे, k डैश। या दूसरा n की वैल्यू अगर फाइंड आउट करना है तो वो किसके इक्वल है? 16 RS स्क्वायर 1 ओवर अल्फा माइनस 1 स्क्वायर 1 प्लस k डैश ओवर k डैश होल स्क्वायर। यानी यहीं से आपने निकाली है वैल्यू, 4 को उधर ले जाएं तो 4 n स्क्वायर रूट, दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 RS स्क्वायर। इससे हम लोगों ने n की वैल्यू निकाली है। तो अगर रेजोल्यूशन हमें पता हो, अल्फा पता हो, k डैश पता हो, तो हम लोग नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स को फाइंड भी कर सकते हैं। यहां देखें ये 2 ग्राफ दिए हुए हैं आपको, ये 2 पीक्स हैं। दीज आर फुली रिजॉल्व्ड पीक। गुड रेजोल्यूशन मींस कंप्लीट बेसलाइन सेपरेशन। एक पीक बेसलाइन पर जाकर टच कर जाती है,
फिर अगली पीक स्टार्ट होती है। तो कंप्लीट बेसलाइन सेपरेशन इज अचीव्ड हियर, बट हियर देयर इज अ नो कंप्लीट बेसलाइन सेपरेशन। तो इन पीक्स में बेसलाइन सेपरेशन ना होने का क्या मतलब है कि दोनों कंपोनेंट मुकम्मल तौर पर अलग अलग नहीं हुए, अभी पहला कंपोनेंट डिटेक्टर पर जा ही रहा है कि दूसरा भी जाना शुरू हो गया। तो इस तरह की पीक्स जो है उनको एक्सेप्ट नहीं करते हम लोग, कहते हैं कि ये वाला कॉलम जो है वो ज्यादा अच्छा कॉलम नहीं है, उसकी एफिशिएंसी कम है। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजोल्यूशन, द सेपरेशन ऑफ द पीक्स एंड विड्थ ऑफ द पीक्स। जाहिर है सेपरेशन ऑफ द पीक जितनी ज्यादा होगी रेजोल्यूशन ज्यादा होगी, पीक्स उतनी अलग अलग होंगी। और विड्थ ऑफ द पीक जितनी कम होगी, ये विड्थ कम है तो दोनों हाईली रिजॉल्व पीक है, ये विड्थ ज्यादा है, दोनों हैं सेम डिस्टेंस पर, लेकिन विड्थ दोनों की ज्यादा होने की वजह से ये मुकम्मल तौर पर रिजॉल्व नहीं होती, अलग अलग नहीं होती। सो ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं पीक्स को मुकम्मल तौर पर अलग करने के लिए। हाउ टू रिड्यूस पीक ब्रॉडनिंग, पीक ब्रॉडनिंग को कम कैसे कर सकते हैं। ये दो इंपॉर्टेंट कंट्रोलेबल फैक्टर्स उसने बताए हैं कि डायमीटर ऑफ द पार्टिकल्स जो पैकिंग कर रहे होते हैं उनको कम से कम रखें, और डायमीटर ऑफ द कॉलम को नैरो से नैरो करते चले जाएं। दोनों के डायमीटर को जितना कम रखेंगे उतनी रेजोल्यूशन ज्यादा बेटर अचीव होगी। टू टेक एडवांटेज ऑफ द इफेक्ट ऑफ कॉलम डायमीटर, नैरोअर एंड नैरोअर कॉलम्स हैव बीन यूज्ड इन रिसेंट ईयर्स। जितना नैरो कॉलम होता जाएगा मल्टीपाथ टर्म जाहिर है कम होती चली जाएगी, और प्लेट हाइट्स जो हैं वो डिक्रीज करती जाएंगी, कॉलम एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी। विद गैसियस मोबाइल फेज, the rate of longitudinal diffusion can be reduced appreciably by lowering the temperature and thus by diffusion constant। नैरोअर कॉलम करने से ए कम हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाने से लॉन्गिट्यूडनल डिफ्यूजन कॉफिशिएंट कम होता चला जाएगा, सॉरी टेम्परेचर कम करने से लॉन्गिट्यूडनल डिफ्यूजन कॉफिशिएंट कम होता जाएगा। तो सो लॉन्गिट्यूडनल डिफ्यूजन कॉफिशिएंट को टेम्परेचर से कंट्रोल कर लें, कॉलम के डायमीटर को नैरो करके ए को कंट्रोल कर लें। द कॉन्सिक्वेंस इज द सिग्निफिकेंटली स्मॉलर प्लेट हाइट्स। इस तरह ए भी कम हो गया, आपके पास बी भी कम हो गया, तो ए और बी दोनों कम होने की वजह से प्लेट हाइट्स कम हो जाएंगी, डिक्रीज कर जाएंगी, लिहाजा ज्यादा से ज्यादा बेटर हमारे पास एफिशिएंसी ऑब्टेन होगी कॉलम की। ये देखें एसिमेट्रिक पीक, सिमेट्रिक पीक हो तो सी एस और सी एम दोनों सेम रहते हैं। अगर इनमें इक्विलिब्रियम हो, ये स्ट्रेट लाइन आए हमारे पास सी एस और सी एम के दरमियान ग्राफ ड्रॉ करने पर, यानी के की वैल्यू सी एस ओवर सी एम की वैल्यू कांस्टेंट रहे, तो हमारे पास एक आइडियल सिमेट्रिक पीक बनती है, इस तरह की पीक। लेकिन अगर सी एस ज्यादा बढ़ जाए, के की वैल्यू कांस्टेंट से इंक्रीज होना शुरू हो जाए, तो इस फैक्टर को या इस फिनोमेना को हम बोलते हैं ओवरलोडिंग, और ओवरलोडिंग का सिग्नल इस तरह का बनता है। आपने ये आइडेंटिफाई करना है ओवरलोडिंग क्या है, टेलिंग क्या है, और आइडियल सिमेट्रिक पीक क्या है, ये आपको अलग अलग करना आना चाहिए। और अगर सीएम की वैल्यू ज्यादा रैपिडली बढ़ रही है, यानी सीएस की वैल्यू सीएम के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनली नहीं बढ़ती, सीएम ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं टेलिंग, और टेलिंग की पीक इस तरह की बनती है, तो ये भी सिमेट्रिक पीक नहीं होगी। आइडियली सिमेट्रिक पीक तब बननी है जब सी एस ओवर सी एम कॉन्स्टेंट रहेगा। जैसे ही वो के से कॉन्स्टेंट से बढ़ेगा ओवरलोडिंग पीक बनेगी, के से कम होगा तो हमारे पास टेलिंग पीक इस तरह की बनेगी। ये सारी टर्म्स हम लोगों ने पढ़ी हैं, तो आपको इनके फार्मूले, इनको कहाँ से डिटरमिन किया जाता है, ये सारा मेथड आना चाहिए। टीएम की वैल्यू को क्रोमेटोग्राम से डिटर्मिन करते हैं, रिटेंशन टाइम को भी क्रोमेटोग्राम से लेते हैं, एडजस्टेड रिटेंशन टाइम को भी एक हद तक क्रोमेटोग्राम से लिया जाता है, ये फॉर्मूला लगाकर। WA WB की वैल्यू को क्रोमेटोग्राम से डायरेक्टली मेजर किया जाता है। LF ये वैल्यूज ऐसी हैं, फ्लो रेट, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, ये कॉलम के ऊपर गिवन होती हैं, डायरेक्ट मेजरमेंट होती है। म्यू की वैल्यू भी कॉलम डायमेंशंस के ऊपर और एफ के ऊपर डिपेंड करती हैं। VS स्टेशनरी फेज वॉल्यूम, पैकिंग सेपरेशन डाटा जो है वो बताएगा कि स्टेशनरी फेज का वॉल्यूम कितना है। CM और CS की वैल्यू एनालिसिस और डाटा प्रेपरेशन से ही पता चलती है हमें। फिर इसके साथ ये कुछ फॉर्मूले हैं, ये हमने सारे पढ़े हैं कि इनका आपस में रिलेशनशिप क्या है और दूसरी क्वांटिटीज के साथ रिलेशनशिप क्या है, और इनको हम डिराइव कैसे कर सकते हैं। अल्फा के लिए 2 फार्मूले गिवन है,
रेजोल्यूशन के लिए 2 फॉर्मूले गिवन है, तो ये फॉर्मूले आप लोगों ने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इनसे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज हैं आज के लेक्चर से रिलेटेड। अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एनी फॉर्म ऑफ द क्रोमेटोग्राफी इज, असल में इसमें क्रोमेटोग्राफी का मेन कंपोनेंट ये है, प्रिंसिपल ये है कि हम लोग मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज दोनों को यूज कर रहे होते हैं। वो कहता है स्टूडेंट ने सेटअप किया पेपर क्रोमेटोग्राम और एक ग्रीन फूड डाई का स्पॉट ओरिजिन से रखा। तो कहता है 6 मिनट के बाद सॉल्वेंट 12 सेंटीमीटर मूव करता है और ग्रीन ब्लू स्पॉट जो है वो 9 सेंटीमीटर मूव करता है। ये 12 और ये 9, इसका मतलब है ये तकरीबन 3/4 उसका मूव कर रहा है। आफ्टर 14 मिनट द सॉल्वेंट हैज एडवांस्ड अ फर्दर 8 सेंटीमीटर। अब 8 सेंटीमीटर का 75% क्या है, 3/4, 6 बनता है। तो यानी ये 12 से 8 फर्दर 20 सेंटीमीटर पर गया, तो ये 9 से 6 फर्दर 15 सेंटीमीटर तक चला जाता है। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट अमाइनो एसिड्स इफ अ पर्टिकुलर अमाइनो एसिड हैज लो solubility इन द मोबाइल फेज यूज, देन द अमाइनो एसिड्स हैव लो RF वैल्यू। मोबाइल फेज में जितनी solubility कम होगी उतनी RF वैल्यू कम होती जाएगी, और जितनी solubility ज्यादा होगी उतनी RF वैल्यू ज्यादा होती जाएगी। ये देखें एक क्रोमेटोग्राम दिखाया गया है, उसमें 2 फैक्टर्स है, O और P, 2 कंपोनेंट्स हैं। तो वह कहता है कंपोनेंट O इज एब्जॉर्ब्ड, द रिजल्ट इज शोन बिलो। द कंपोनेंट O इज एब्जॉर्ब्ड मोर स्ट्रांगली ऑन द स्टेशनरी फेज एंड हैज अ लार्जर RF वैल्यू। अगर मोर स्ट्रांगली एब्जॉर्ब्ड हो तो उसकी RF वैल्यू लार्जर नहीं हो सकती, कम होती। लेस स्ट्रांगली तो नहीं है क्योंकि उसने कम डिस्टेंस कवर किया है। तो मोर स्ट्रांगली एब्जॉर्ब्ड ऑन द स्टेशनरी फेज एंड हैज अ स्मॉलर RF वैल्यू। O के लिए ये ज्यादा एब्जॉर्ब होता है और उसकी RF वैल्यू स्मॉलर है। What useful information can we obtain from a Van Dieter plot? ऑप्टिमम कॉलम लेंथ को एक्चुअली फाइंड आउट करते हैं इससे हम लोग, और ऑप्टिमम कॉलम लेंथ फाइंड आउट करने के बाद हमें पता चल जाता है असल प्लेट हाइट्स का, और प्लेट हाइट्स का पता चलते ही हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, एफिशिएंसी ऑफ द कॉलम। द बेसिस ऑफ द टेक्निक ऑफ क्रोमेटोग्राफी फॉर सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर इज एक्चुअली द इंटरेक्शन ऑफ द कंपोनेंट विद बोथ स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज। ये उनको सेपरेट आउट करने का बायस बनता है। Analytical techniques used for the forensic chemistry should ideally be non-destructive. Which of the following correctly identifies the technique as either destructive or non-destructive? Colorimetry non-destructive है, तो सो ये wrong statement है। Volumetric analysis ये destructive है क्योंकि इसमें chemical reaction हो जाता है जब आप acid और base का analysis आपने पढ़ा हुआ है। Atomic absorption spectroscopy is डिस्ट्रक्टिव, हाँ ये डिस्ट्रक्टिव होती है क्योंकि आप जला रहे होते हैं उसको, डिकम्पोज हो रहा होता है मटेरियल, तो इससे डिस्ट्रक्टिव टेक्निक। तो डिस्ट्रक्टिव और नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक्स को आपने आइडेंटिफाई करना है। विच टाइप ऑफ मैकेनिज्म इज एप्लीकेबल टू द क्रोमेटोग्राफी? एड्सॉर्प्शन एंड डिफ्यूजन, एक्चुअली ये 2 मैकेनिज्म आप क्रोमेटोग्राफी में यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज ऑफ रिवर्स्ड फेज क्रोमेटोग्राफी? रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी में मोबाइल फेज लेस पोलर होती है और स्टेशनरी फेज मोर पोलर होती है, बस ये पॉइंट याद रखना है। एक्चुअली पहले स्टार्ट में जो कॉलम यूज किए जाते थे उनमें मोबाइल फेज को पोलर लिया जाता था, स्टेशनरी फेज को नॉन पोलर। अचानक एक तरतीब चेंज की गई कि स्टेशनरी फेज को पोलर बनाया गया और मोबाइल फेज को नॉन पोलर, तो उसको रिवर्स्ड फेज क्रोमेटोग्राफी का नाम देना शुरू कर दिया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा आता है पेपर्स में, इसको याद रखना है, ये कंपटीशन के पेपर्स में भी आता है ज्यादातर। विच टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी डिपेंड्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल्स? जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी हम यूज करते हैं, लास्ट लेक्चर में ये पढ़ा था हमने। द विजुअल आउटपुट ऑफ क्रोमेटोग्राफी, उसको क्रोमेटोग्राम का नाम देते हैं। थ्योरेटिकल प्लेट्स आर यूज टू एस्टिमेट द एफिशिएंसी ऑफ द कॉलम। जितनी नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स बढ़ती जाती हैं, एफिशिएंसी ऑफ द कॉलम बढ़ती जाएंगी। होप स्टूडेंट्स आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे डिस्कस कर लें। अल्लाह हाफिज़, हैव अ गुड डे।